हेलो स्टूडेंट्स, सुबह हियर लेक्चर 4 कूलम्ब्स लॉ। स्टूडेंट्स, हमने आगे के लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 में देखा कि कोई भी दो चार्ज या फिर दो चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, लेकिन इस फोर्स की वैल्यू किसी को पता नहीं थी। तो ऐसी कोई दो चार्ज या फिर दो चार्ज बॉडी के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो सबसे पहले कूलम्ब ने बताया। कूलम्ब लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and act along the line joining the two charge। सबसे पहले पॉइंट चार्ज क्या होता है वो समझ लेते हैं। लेट सपोज मैंने दो पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। हम किसी भी चार्ज को पॉइंट चार्ज कब बोल सकते हैं? जब चार्ज का डायमेंशन उसके बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में नेगलेक्ट कर सके, तब हम उस चार्ज को पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो चार्ज और उसके बीच में डिस्टेंस r है। तो कूलम्ब लॉ के ऊपर से हम लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F प्रोपोर्शनल टू multiplication of magnitude of charge, that means F proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them, that means F proportional to 1 upon r square। इन दोनों इक्वेशन के ऊपर से हम लिख सकते हैं F proportional to Q1 Q2 upon r square। प्रोपोर्शनल हम दूर करेंगे तो वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट मीन्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल के कूलम्ब्स कांस्टेंट के जाना जाता है और उसकी वैल्यू K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब माइनस 2 है। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L3 T-4 A-2 है। स्टूडेंट्स, ए भी एक याद रखना है कि कूलम्ब कांस्टेंट K की वैल्यू CGS सिस्टम में 1 होती है। स्टूडेंट्स, कूलम्ब कांस्टेंट का एक और इक्वेशन भी है जो K इक्वल टू 1/4πε0 से लिखा जाता है, जहाँ पे ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। उसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 है। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला M-1 L-3 T4 A2 है। एक और चीज पढ़ लेते हैं जो है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K भी बोला जाता है। वो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो। उसको अगर इक्वेशन में लिखना है तो हम लिख सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी εr इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन ε0, जहाँ पे एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। एक और चीज याद रखनी है कि इंसुलेटर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। वैक्यूम और एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है और फॉर कंडक्टर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। लेट सपोज वैक्यूम या फिर एयर में किसी दो चार्ज के बीच का फोर्स F0 इक्वल टू 1/ε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है। वही चार्ज के बीच में अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाए तो उसके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स Fm इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर जितना हो जाएगा, जहाँ पे एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। जैसे कि आगे हमने देखा एप्सिलॉन अपॉन ε0 इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लिख सकते हैं। दैट मीन्स एप्सिलॉन इक्वल टू ε0 K लिखा जा सकता है।
अगर उसका यूज इक्वेशन नंबर 2 में किया जाए तो फोर्स इन मीडियम Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 पे से हम देख सकते हैं कि Fm इक्वल टू F0 अपॉन के हो जाएगा। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि द फोर्स बिटवीन गिवन चार्ज held at a given distance apart in insulating medium is only 1/k time of the force between them in a vacuum। मतलब कि अगर दो चार्ज को वैक्यूम में रखा जाए और उसके बीच में लगने वाला फोर्स F0 हो तो उसी दो चार्ज को अगर K जितने डाइइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में रखा जाए तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स वो वैक्यूम वाले फोर्स से kth टाइम हो जाएगा। जैसे कि हमने आगे देखा इंसुलेटर के लिए K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। दैट मीन्स हम ऐसा मान सकते हैं कि जब भी चार्ज को इंसुलेटर मीडियम में रखा जाए तब उसके बीच में फोर्स Fm इज लेस देन Fa, जहाँ पे Fa वो फ्री स्पेस या फिर एयर में रखे हुए चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्स वो वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम वैसे ही दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। लेट्स सपोज कोई प्लेन में ओरिजिन O से R1 वेक्टर जितने डिस्टेंस पे Q1 चार्ज और R2 वेक्टर जितने डिस्टेंस पे Q2 चार्ज रखा हुआ है। सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा मान रहे कि ये दोनों चार्ज लाइक चार्जेस है। जैसे कि हम आगे बढ़ गए, लाइक चार्जेस में ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स लगता है। दैट मीन्स Q2 के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सबसे पहले हम 11th में पढ़े हुए ट्रायंगल मेथड का यूज करके हम एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि R1 वेक्टर और R21 वेक्टर हेड टू टेल ऐसे जुड़े हुए हैं, जबकि R2 वेक्टर हेड टू हेड और टेल टू टेल जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स R2 वेक्टर इन दोनों का एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर है। इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि R21 वेक्टर की डायरेक्शन चार्ज 1 से चार्ज 2 की डायरेक्शन में है। सेम तरीके से अगर मुझे R12 वेक्टर लिखना हो तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, जहाँ पे R12 वेक्टर की डायरेक्शन चार्ज Q से चार्ज 1 की डायरेक्शन में होगी। इन दोनों इक्वेशन के ऊपर से हम लिख सकते हैं कि R12 वेक्टर इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर। चलो अब हम दोनों चार्जेस के ऊपर लगने वाले फोर्स और उसकी डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले चार्ज Q2 के ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करें तो F21 वेक्टर, दैट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो पहले लिखा जाएगा उसके ऊपर फोर्स लगने वाला होगा और जो बाद में लिखेंगे वो फोर्स लगा रहा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे Q2 चार्ज पे फोर्स लग रहा है और Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है। तो वो हो जाएगा R21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 हेड। जैसे कि हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का यूज
किसी भी डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। फिगर पे से हम देख सकते हैं कि Q2 को जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में R21 वेक्टर की डायरेक्शन है। दैट मीन्स मैं बता सकता हूँ कि सेकेंड चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन R21 वेक्टर की डायरेक्शन में है। इसीलिए हमने यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर का यूज़ किया हुआ है। जैसे कि हम 11th साइंस में पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर अपॉन स्केलर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स R21 हैट इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21 स्केलर या फिर R21 वेक्टर का मोड। जैसे कि हमने आगे देखा R21 की वैल्यू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड इक्वल टू मोड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। अगर हम R21 हेड की वैल्यू यहाँ से रखें तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। सेम तरीके से चार्ज Q1 पे Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स फाइंड करें तो F12 दैट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ऐसे हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हम दोनों के ऊपर से लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। दैट मीन्स चार्ज 1 के ऊपर 2 की वजह से जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स 2 के ऊपर 1 की वजह से लगेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। दैट मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि कूलम्स लॉ एग्री विथ द न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक और चीज देख लेते हैं। लेट सपोज कोई दो चार्ज Q1 और Q2, अगर वो दोनों चार्ज लाइक चार्ज है तो उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। रिपल्सिव फोर्स ऑलवेज आउटसाइड डायरेक्शन में होगा। लाइक चार्जेस के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइक चार्ज मतलब या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव या फिर दोनों चार्ज नेगेटिव। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स जब भी Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 होगा तब वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सेम तरीके से जब Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 होगा तब वहाँ पे अनलाइक चार्जेस होते हैं और अनलाइक चार्जेस में ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो हम अगले लेक्चर में देख गए। अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज नेगेटिव आता है, जो लेस देन 0 होता है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जहाँ फोर्स के बारे में बात की वहाँ पे हमने दो चार्जेस लिए थे, लेकिन अब हम कुछ ऐसे सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस 2 से ज़्यादा होंगे। जब ऐसे सिस्टम में नेट फोर्स फाइंड करना हो तब हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले वो जान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। तो फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्ज is the vector sum of all the force on that charge due to the other charges. The individual force are unaffected due to presence of other charge. एक सिस्टम का यूज करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझते हैं। लेट सपोज कोई प्लेन में 3 चार्जेस अवेलेबल है। ओरिजिन से R1 वेक्टर डिस्टेंस पे Q1 चार्ज, R2 वेक्टर डिस्टेंस पे Q2 चार्ज और R3 वेक्टर डिस्टेंस पे Q3 चार्ज रखा हुआ है। अब हमें Q2 और Q3 दोनों चार्जेस की वजह से
Q1 पर नेट फोर्स फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऐसा बताता है कि सिस्टम ऑफ चार्ज में किसी भी चार्ज के ऊपर का नेट फोर्स सारे चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के जितना होता है। दैट मीन्स अगर चार्ज Q2 की वजह से Q1 पे F12 फोर्स लग रहा है, अगर चार्ज Q3 की वजह से Q1 पे F13 फोर्स लग रहा है, तो चार्ज Q1 पे नेट फोर्स F12 प्लस F13 होगा, जो दोनों चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर एडिशन है। लेट्स सपोज Q2 की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R12 स्क्वायर इंटू R12 हैट है। सेम तरीके से Q3 की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स F13 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 हैट है। तो इस चार्ज के ऊपर का टोटल फोर्स F1 वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर है, जो सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर से आया है। सो जैसे हम F12 वेक्टर की और F13 वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो हमें नेट फोर्स मिलेगा। अब हम अगर सिस्टम ऑफ n चार्जेस के बारे में बात करें और वैसे ही चार्ज Q1 पे नेट फोर्स फाइंड करना हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि F1 वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस अप टू प्लस F1n वेक्टर, सबकी वैल्यू रखेंगे तो फाइनल आंसर हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं F1 वेक्टर इक्वल टू Q1 अपॉन 4πε0, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सब में एक चीज़ कॉमन है Q1 अपॉन 4πε0, मतलब जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिवाइड में 4πε0। नेक्स्ट सिग्मा I इक्वल टू 2, 3, 4 अप टू n QI डिवाइड बाय R1I स्क्वायर इंटू R1I हैट। इस तरह से हम नेट फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हैं।